हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर हम लोग मौजूद हैं इस क्लास में। केमिस्ट्री की जो फोर्थ क्लास है, क्लास 12 की, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलेन चैप्टर। उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दी हैं। तो अगर आपने पहले वो 3 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़िए। जैसे आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है शावेज़ खान और मैं आप लोगों को यहाँ पे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप लोगों का मेरे देखा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो भी मेरा मौजूद है। अगर आपको डिटेल में मेरा इंट्रोडक्शन देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जाहिर सी बात है, पहले वो 3 वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आइए। ये पार्ट 4 है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से आखिरी तक देखिए तो पूरा सब कुछ क्लियर आपको समझ में आएगा और पूरी जितने भी कन्फ्यूज़न है आपकी सॉल्यूशन चैप्टर में सब क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। मैं आपको ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा जिससे आपको प्यार हो जाए। ठीक है ना। तो अब बात करने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना है कि जो सफ़ेद वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको ज़रूर दबाना होता है। उसको दबाइए, तोड़ दीजिए, हाथ से दबाइए, पैर से दबाइए, किसी चीज़ से भी दबाइए। वो बटन सफ़ेद वाला ज़रूर दबना चाहिए जिस पे क्या लिखा है, सब्सक्राइब लिखा है। ठीक है ना। और शेयर वेयर कर दिया करो जो जानने वाले तुम्हारे हैं, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो चलिए बकवास छोड़ के स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पहले बताई थी। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उसके आगे, थर्ड जो क्लास बताई थी उसके आगे। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था विलियन जो बनाया था सोल्यूशन, उसमें जो है 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है विले जिसको बोलते हैं सॉल्यूट, और एक क्या होता है विलायक जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। तो वहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो वाष्पशील था, मतलब उसको गर्म करने पर उसकी वाष्प बन रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल था। और सॉल्यूट जो चीज़ हम मिला रहे थे वो भी क्या था, वाष्पशील था। क्या था, वो भी वाष्पशील था, मतलब विलायक भी वाष्पशील और विले भी वाष्पशील। तो जो विलयन था उसमें जो वेपर प्रेशर आ रही थी, भाप जो बन रही थी, दोनों की बन रही थी, विले की भी बन रही थी और विलायक की, जिसकी वजह से विलायक का भी वाष्प दाब कुछ था और विले का भी वाष्प दाब था। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी उल्टी है। यहाँ पे जो विलेन बना रहे हैं आप, उसमें जो है आपका अवाष्पशील विले है, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब जाहिर सी बात है विलेन बनता है तो उसमें क्या होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। मान लिया यहाँ पे 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो हो गया आपका सॉल्वेंट जिसको क्या बोलते हैं विलायक। तो हमने चलो बता दिया, विलायक को हम ज़्यादातर क्या दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। मान लिया ए विलायक है। इसी में मान लो छोटे छोटे कण पड़े हैं किसके, बी के भी। ये जो तुम्हारा विले है, बी को हमने मान लिया, क्या मान लिया, बी को विले मान लिया। ठीक है ना। और विले क्या है, अवाष्पशील है। अब जब वो विले वाष्पशील नहीं है तो क्या विले की भाप बनेगी, नहीं बनेगी। विले की भाप कैसे बन पाएगी, जब उसका भाप बन ही नहीं रही है तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। और राउल्ट के नियम के हिसाब से, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विले और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। राउल्ट का नियम कहता है विलयन के वाष्प दाब को हम किससे डिनोट करते थे, पी से डिनोट करते थे। किससे, पी से। ठीक है। और विले के वाष्प दाब को किससे डिनोट करते थे, पी ए से, पी बी से, सॉरी, पी ए से तो हम डिनोट करते थे विलायक के वाष्प दाब को, और पी बी से किससे डिनोट करते थे, विले का वाष्प दाब है। बी विले को बोला है तो पी बी मतलब विले का वाष्प दाब। ए विलायक को बोला है तो पी ए का मतलब क्या हो गया, विले का विलायक का वाष्प दाब किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना। अब पी क्या होता है, कुल विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, कुल विलयन का वाष्प दाब। अब पी ए तुमको पता है, पी ए को हम क्या लिखते थे, पी ए को लिखते थे हम पी नॉट ए एक्स ए। अब ये सब बातें आपको हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वो पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है ना। और पी बी को हम क्या लिखते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना। पी ए क्या है, विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब, विलयन के अंदर विलायक का वाष्प दाब। और पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। एक्स ए क्या है, विलयन के अंदर ए का मोल प्रभाज, मतलब विलायक का मोल प्रभाज। एक्स बी क्या है, विलयन के अंदर विले का मोल प्रभाज, मतलब एक्स बी हो गया। ठीक है ना। अब पी क्या हो गया, कुल विलयन का वाष्प दाब हो गया। लेकिन अभी आप हमको ये बताइए जरा, जब हमने बताया विले क्या है, अवाष्पशील है, क्या है ये, अवाष्पशील है। विले तुम्हारा जो है यहाँ पे जो दिया है विले वो अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। जब विले अवाष्पशील है तो विले की कोई भाप ही नहीं बन रही है। जब विले तुम्हारा अवाष्पशील है तो विले का कोई वाष्प ही नहीं बन रहा है। और जब वाष्प है नहीं विले की तो क्या विले की वाष्प कोई दाब लगाएगी, जब वाष्प ही नहीं है विले तो उसकी वाष्प कोई दाब ही नहीं लगाएगी। तो इसका मतलब जो ये पी बी है, पी नॉट बी, विले है तुम्हारा, पी नॉट बी की कोई दाब ही नहीं है, तो पी नॉट बी तो जीरो है यहाँ पे तुम्हारा। पी नॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये अवाष्पशील है विले। तो ये चीज़ तो तुम्हारी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि पी नॉट बी को जीरो से इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स बी से तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो विलयन का जो वाष्प दाब रहा तुम्हारा, कुल विलयन का वाष्प दाब, वो किसके वाष्प दाब के बराबर हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स से।
ठीक है। अच्छा, ये लिखने में तो छोटा लग रहा है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर विलयन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं, तो विलयन का कुल मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो जाहिर सी बात है अगर ए और बी 2 ही चीजें हैं, विलयन 2 चीजों से मिलकर बना है, तो कुल मोल प्रभाज क्या होता है, 2 चीजें हैं, एक्स ए और एक्स बी। ए का मोल प्रभाज एक्स ए और बी का मोल प्रभाज एक्स बी, तो दोनों का किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो P को हम लिख सकते हैं P नॉट ए एक्स ए। तो अच्छा बताओ एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर, यहाँ से एक्स ए बराबर क्या लिख सकते हो बताओ जरा, यहाँ से एक्स ए को लिख सकते हो तुम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हो। एक्स बी उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, चलो P नॉट ए एक्स ए को लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे समझने में आसानी होगी, हो सकता है तुम लोग को नीचे ना दिख रहा हो। ठीक है, तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम खोल लेते हैं ब्रैकेट, P नॉट ए को A से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P नॉट ए आएगा, माइनस P नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करते हैं, इस वाली चीज़ को इधर लाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये टर्म में पूरा, तो सॉरी ये माइनस में था, बराबर की इस तरफ आएगी कोई चीज़ तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये वाला टर्म हम इधर लाते हैं, तो ये प्लस में ही इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। चलो अगली लाइन देखो, ये हो गया प्लस में आपका P नॉट ए एक्स बी, और ये क्या हो गया P नॉट ए, ये P इधर जाएगा तो माइनस का P हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये P नॉट ए मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हो गया P नॉट ए माइनस P अपॉन में ये एक्स बी इधर जाएगा तो वो सॉरी P नॉट ए इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा P नॉट ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, इधर लिख सकते हैं, एक्स बी इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स बी के बराबर होगा। ये कैसे होगा एक्स बी के बराबर, ये P नॉट ए माइनस P और ये P नीचे आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी हो गई, इसको एक नाम देते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। देखो P नॉट ए माइनस P ये क्या है, ये है वाष्प दाब में कमी। क्या है, वाष्प दाब में कमी। किसकी वाष्प दाब में कमी, विलयन की वाष्प दाब में कमी। जब अकेले P नॉट ए था, जब अकेले विलायक था तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा था, लेकिन जब उसमें विलयन में गए तुम तो देखा विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब माइनस किया तो मतलब ये क्या हो गया, वाष्प दाब में कमी हो गई। तो ये कमी किसके बराबर होती है, P नॉट ए एक्स बी के बराबर होती है। अब ये P नॉट ए को नीचे लाओगे तो क्या हो गया, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जब नीचे किसी चीज़ को ले आते हो तो इसकी अपेक्षा में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मतलब विलायक P नॉट ए क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। इस पूरे टर्म को ही हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। इसका मान किसके बराबर आया है, बी के बराबर आ गया। एक्स बी क्या है तुमको पता है, यहाँ पे एक चीज क्या है, एक्स बी का मतलब विलेय का मूल प्रभाज। क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। और यहाँ पे P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। क्या है, विलयन का वाष्प दाब। P नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब सब कुछ पता चल गया आपको। एक्स बी है विलेय का मोल प्रभाज, P नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो इस पूरी चीज को हमने क्या बोला है, जिस पे सर्कल है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो देख रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी किस पे डिपेंड कर रही है, विलेय के मोल प्रभाज पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर ही होती है। वाष्प दाब में जो आपेक्षिक कमी होती है वो किसके बराबर होती है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। और बोलते क्या है, P नॉट ए माइनस P अपॉन में P नॉट ए। सिंपल सी बात थी, एक अवाष्पशील विलेय है उसको हमने मिलाया विलायक में। अवाष्पशील विलेय है मतलब उसकी भाप बनेगी नहीं, विलायक की भाप बनेगी। अब तुम जब इसमें विलेय मिला दोगे, अब इसकी भाप बन नहीं रही है, अब ये सब विलेय के कण ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, और इनकी भाप बनना नहीं है, और सिर्फ विलायक के कण जाओ, क्या विलायक के कण जो ऊपर हैं ये जो है घिर जाएंगे किससे, विलेय के कणों से। विलायक का तो भाप बन जाएगी लेकिन विलेय की बनेगी नहीं, तो ओवरऑल वाष्प दाब क्या, वाष्प कम बनेगी विलयन की। जब ओवरऑल वाष्प कम बनेगी विलयन की तो ओवरऑल वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राउल्ट का नियम क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम कहता है अगर दो चीजें मिली हैं विलेय और विलायक तो कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा, उसके
एक एक अवयव के वाष्प दाब के बराबर। और वाष्प दाब क्या होता है अवयव का? अगर ए का वाष्प दाब विलयन में निकालना है तो पी नॉट ए एक्स है, अगर बी का वाष्प दाब विलयन के अंदर निकालना है तो पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन आपको पता है बी तो जो है अवाष्पशील है, तो पी नॉट बी तो जीरो होगा, क्योंकि विलय का वाष्प दाब क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि उसकी वाष्प ही नहीं बनती है विलय की। अब यहाँ पे पी बराबर क्या हो गया? पी नॉट ए एक्स ए हो गया। अब एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। मतलब अगर दो चीजें विलयन के अंदर हैं तो कुल मोल प्रभाज विलयन का 1 के बराबर होता है। तो अगर दो ही चीजें हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से अगर एक्स ए निकालोगे तो 1 माइनस किसके बराबर आ जाएगा? एक्स बी के बराबर। वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब इसको ब्रैकेट खोला तो पी नॉट ए इसमें मल्टीप्लाई हुआ और पी नॉट ए एक्स बी में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर ले गए तो ये प्लस में हो गया, और ये पी को इधर लाए तो माइनस में हो गया। ये क्या हो गया? देखो पी नॉट ए होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब कम है तो माइनस हुआ है, तो मतलब ये हो गया वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी किसके बराबर आई? पी नॉट ए इंटू एक्स बी के बराबर। लेकिन तुमको देखना होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी किसके रेस्पेक्ट में? वो विलायक के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो पी नॉट ए को नीचे लिया होगे, तो इस पूरे टर्म को बोलते हैं पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। और ये होता किसके बराबर है? विलय के बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी विलय के मोल पे डिपेंड कर रही है, विलय के कणों की संख्या पे डिपेंड कर रही है। मोल का मतलब तो क्या हो गया? एक मोल में कुछ ना कुछ तो कणों की संख्या होती होगी ना, होती है, वो होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अभी आगे बताऊंगा जब काम आएगा तो। लेकिन ये समझ लीजिए विलय के मोल प्रभाज मतलब विलय के मोल पर डिपेंड कर रही है कौन? वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। ठीक है ना? तो ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। अभी आगे आप लोग एक चीज पढ़ेंगे, अणु संख्या गुणधर्म, जिसको बोलते हैं कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करें? जो डिपेंड करें विलय के कणों की संख्या पर या उसके मोलों पर डिपेंड करें, उसमें हम लोग अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है ना? अणु संख्या के नाम से ही पता चल रहा है अणुओं की संख्या पे डिपेंड करने वाले गुणधर्म। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे? विलय के अणुओं की संख्या पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। वो 4 होते हैं, जिसमें से पहला यही होता है। क्या होता है पहला? वाष्प में आपेक्षिक कमी। तो ठीक है ना? तो अभी आगे फिर से बताऊंगा, तो सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा। अभी मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद में मैं आगे बताता हूं फिर। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है विलयन के प्रकार और भी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 2 प्रकार के विलयन और भी होते हैं, जिसको बोलते हैं आदर्श विलयन और एक होते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन या अनादर्श सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, जो नियम कायदे कानून मानेगा वो आदर्श आदमी हो गया, आइडियल हो गया, और जो नियम कायदे कानून नहीं मानेगा वो क्या हो गया? अनादर्श हो गया, नॉन आइडियल हो गया। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है? तो इस तरह के विलयन जो आदर्श विलयन होते हैं वो क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है? अब राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम यही था कि अगर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है उसके अवयवों के वाष्प दाब के टोटल के बराबर होता है। अगर जो ये नियम मानेगा वो आदर्श विलयन होगा, और जो नहीं मानेगा उसको जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकते हो, नहीं मनवा सकते हो ना जबरदस्ती। ठीक है? तो जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके पढ़िए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। ये नहीं कि आसाराम बाबू की कहानियां चल रही हैं यहाँ पे आराम से सुन रहे हैं। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसको अपने आप से नोट बनाइए, क्योंकि जो आपके हाथ के लिखे हुए नोट होते हैं वो ज़्यादा आपको समझ में आते हैं, वही काम आते हैं लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना? तो आप लोग जो है क्या करिए, इसको कॉपी और पेन में नोट करिए, तब आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे अकेला विलयन कैसे बनता है? 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो अभी अकेला ए है, मान लो यहाँ पे क्या है? अकेला ए है यहाँ पे, और ये क्या है? अकेला बी है। मान लो क्या है? बी है अकेला। अब तुमने इसको मिलाया और मिलके क्या बन गया? विलयन बन गया। अब विलयन में क्या होगा? ए भी मौजूद होगा और क्या होगा? बी के भी मौजूद होंगे। शुद्ध ए था तो ए के सिर्फ मॉलिक्यूल थे, वो कण थे, और बी था तो सिर्फ बी के कण थे। और यहाँ पे सी, अब यहाँ पे हमने इस दोनों को मिला दिया है तो यहाँ पे कौन होंगे? ए प्लस बी, दोनों के कण मौजूद होंगे, ए के भी कण मौजूद होंगे और बी के भी कण मौजूद होंगे। देखो विलाया, ये तो तुमको हो गया थ्योरी के हिसाब से कि आदर्श विलयन क्या होता है। अब आदर्श नियम विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अभी देखो अगर यहाँ पे इसकी हम बात की जाए तो यहाँ पे इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? पी नॉट ए। शुद्ध विलय है, अगर मान लो ये बी विलय है, कोई भी विलय हो सकता है, कोई भी विलायक हो सकता है। मान लिया हमने, चलो इसको इसी को मान लिया विलय, बी को मान रहे हैं तो बी ही को मान लेते हैं विलय, इसको मान लिया हमने क्या? विलायक। ठीक है? अभी इसका वाष्प दाब क्या है? पी ए है। इसका वाष्प दाब क्या होगा? पी नॉट बी होगा। इसका होगा पी नॉट ए और इसका पी नॉट बी होगा। लेकिन जब विलयन के अंदर चला जाएगा ये,
तो इसी का वाष्प दाब हो जाता है पी नॉट, सॉरी पी नॉट नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे इसको पी ए, और इसी के वाष्प दाब को क्या बोलेंगे पीबी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जब अकेला अकेला था तो मोल प्रभार इसका टोटल मोल किसके थे इसमें, सिर्फ और सिर्फ बी के थे। इसकी बात करें तो टोटल मोल किसके थे, ए के थे। लेकिन यहाँ पे दोनों के मोल प्रभार अलग अलग होंगे, इसके कुछ मोल होंगे, इसके कुछ मोल होंगे, तो इसका मोल प्रभार अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसको पी ए और पीबी बोलेंगे। ठीक है, तो कुल विलयन का वाष्प दाब अगर इसका मान लिया ए और बी है तो कुल विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के लिए पी टोटल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी के बराबर होना चाहिए। या इसको बोल सकते हो पी बराबर क्या हो सकता है, पी ए को लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए, और इसको क्या लिखोगे पी नॉट बी एक्स बी। ये बात तुम जानते ही हो, शुद्ध विलायक है और का पी नॉट ए होता है, शुद्ध विलय का होता है पी नॉट बी। जब उसको विलयन में मिला देते हो तो पी ए और पी बी बोलते हैं। पी ए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, विलयन के अंदर जब ए और बी आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं आंशिक वाष्पदाब। एक वाष्पदाब को बोलते हैं आंशिक वाष्पदाब ए का, और पीबी को बोलते हैं बी का आंशिक वाष्पदाब। दोनों मिला के क्या हो गया, पूरे विलयन का वाष्पदाब हो गया। और पी ए को पी नॉट ए एक्स ए और पीबी को पी नॉट बी एक्स बी बोलते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा बात। ठीक है, तो अगर आदर्श विलयन है तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर आदर्श ना होता तो ये हो सकता है ज्यादा हो जाता या हो सकता है कम हो जाता, वो भी आगे देखेंगे हम लोग। और दूसरी बात क्या है, देखो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, देखो अभी यहाँ पे ए है तो इसके अंदर क्या होगी कहानी, इसके अंदर जो वो ए और ए के बीच में क्या होंगे, आकर्षण बल होंगे। जाहिर सी बात है, अब अगर जाहिर सी बात तुमने पानी ले लिया मान लो, तो उसके अंदर पानी के कई सारे अणु होंगे ना, तो सब H2O आपस में पास पास चिपके हुए होंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगा होगा। सेम तरह के अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो ए और ए के बीच में है। यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो किसके किसके बीच में है, बी और बी के अणुओं के बीच में है। और यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो ए और बी के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे ए के भी मॉलिक्यूल हैं और बी के भी मॉलिक्यूल है। तो जाहिर सी बात है, तुमको पता होना चाहिए जब बंध बनते हैं, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब जब बनते हैं ना तो एनर्जी निकलती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको जब ए और बी बनाना है, जब ए और बी को मिला के ए और बी बनाना है, तो मतलब ये वाले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमको, ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो एनर्जी है, जो चीज़ क्या है, एनर्जी किसमें, ए और ए को तोड़ने में एनर्जी प्लस बी और बी को तोड़ने में एनर्जी, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये एनर्जी के बराबर होना चाहिए। किसको, ए और बी में बनने वाले जो बॉन्ड है उसके एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ए और ए को तोड़ने की एनर्जी, बी और बी को तोड़ने की एनर्जी, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के बनने की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आदर्श विलयन में पहली कहानी तो ये हो गई, टोटल जो विलयन का दाब होना चाहिए वो दोनों के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होना चाहिए, जिसको राउल्ट का नियम बोलते हैं। और दूसरी बात, ए के अणुओं को तोड़ने में वो एनर्जी, बी और बी के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने की एनर्जी, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए और बी का जो बॉन्ड बन रहा है उसके बनने में मिलने वाली एनर्जी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है डेल्टा वी जीरो होना चाहिए। डेल्टा वी का जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मतलब समझते हो परिवर्तन बोलते हैं, और वी का मतलब हो गया आयतन। तो आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य। मतलब ए का आयतन और बी का आयतन अगर हम मिलाएं तो टोटल किसका आयतन बनना चाहिए, ये जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन बनना चाहिए। वी ए बी मतलब, ए बी का मतलब विलयन, ए और ए प्लस बी लिख दो ताकि समझ में आ जाए, विलयन की बात हो रही है। तो विलयन में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर 1 लीटर तुमने ए लिया है और 2 लीटर मान लो बी ले लिया, तो बनने वाला आयतन कितना होना चाहिए, 3 लीटर होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये 3 चीज़ें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक चौथी और चीज़ है, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है क्या, अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था का मतलब उथल पुथल। उथल पुथल का मतलब समझते हैं क्या होता है, जब अणु इधर उधर भागने लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रैंडमनेस या उथल पुथल, या उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में कुछ परिवर्तन नहीं होने चाहिए। जितनी एंथैल्पी ए की है और जितनी एंथैल्पी बी की है, तो वही मिला के एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, विलयन की भी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें समझ लीजिए, सबसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसमें भी अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ये वाली सेकंड पॉइंट, कि ए को तोड़ने में आकर्षण बल जो है और बी के बीच में जो आकर्षण बल है, इनको तोड़ने में जो एनर्जी खर्चा हुई है वो एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसके बनने में जो एनर्जी है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये होते हैं आदर्श विलयन के कुछ गुण। कुछ क्या, यही सारी चीज़ें हैं जो आदर्श विलयन को आदर्श बनाती हैं। अब आदर्श विलयन के एग्जाम्पल बहुत सारे आपके होंगे। आदर्श विलयन का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए जो बुक में, देखो जब अणुओं के साइज, जब 2 चीजों के साइज लगभग सेम हो तो वो विलयन आदर्श विलयन ही बनते हैं मिलके। जैसे एग्जाम्पल की बात बताएं, जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, इनको मिलाओगे तो क्या बोलेंगे, ये भी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। बेंजीन जानते हो क्या होता है ना, बेंजीन
इसको बोलते हैं बेंजीन। अब टॉल्यूइन में क्या मतलब क्या हो गया, बेंजीन के अंदर CH3 जोड़ दिया तो इसको क्या बोल देंगे हम, टॉल्यूइन। देखो दोनों में लगभग साइज क्या है, सेम ही है, बस एक CH3 का फर्क है। और एग्जांपल देखना है तो और देख लो, CCl4 और SiCl4, ये भी क्या हो गया, आदर्श विलयन का एग्जांपल है। देखो कार्बन और सिलिकॉन लगभग पास ही पास होते हैं, कार्बन के नीचे जस्ट सिलिकॉन आता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, उसी वाली सीरीज में उसी वाले ग्रुप में कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो इसकी गुण लगभग सेम है, Cl दोनों बराबर ही है। तो बता रहा हूँ ना, जिसमें जो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल पास पास चीजें हैं, आयतन बता रहे हैं, जिसका साइज पास पास है जिन दो अणुओं का, उसका अगर विलयन बनाओगे तुम तो वो आदर्श ही विलयन होगा। जैसे बात करें हम क्या, CH3 क्लोरीन प्लस CH3 ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को जब मिलाओगे, देखो ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, ये क्या है ये मेथिल क्लोराइड है, ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड है। तो लगभग क्लोरीन और ब्रोमीन का लगभग जो साइज होता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आदर्श। लेकिन आयोडीन मत लेना, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, एकदम से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन और आयोडीन का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो वो आदर्श विलयन नहीं होंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये एग्जाम्पल हो गए 2-3 जो आपकी बुक में दिए हैं, ठीक है। तो इतना नोट करिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं अनादर्श विलयन। जो आदर्श विलयन बताया ना, सब उसका क्या है, उल्टा है इसमें, ठीक है ना। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी ताप व दाब पर पालन नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन बोलते हैं। एग्जांपल वही सेम लिया हमने, ए को अलग लिया, बी को अलग लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। ए और बी के दोनों के अणु मौजूद होंगे इसमें। सबसे पहली बात तो क्या होगा, जो हमने बताया राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेंगे, तो राउल्ट का नियम क्या होता है, P बराबर होता है P0A प्लस P0B XB। तो इसका मतलब जो विलयन का दाब होगा वो इनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ बराबर का क्या लग जाएगा, नहीं बराबर होगा। अब बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, तो ज़्यादा हो या क्या हो, कम हो। ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, और कम होगा तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं आगे क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई थी हमने, डेल्टा V 0 नहीं होगा। डेल्टा V 0 नहीं होगा मतलब ए का अलग से आयतन और बी का अलग से आयतन, ये किसके बराबर नहीं होगा, ए बी जो विलयन बना है विलयन के आयतन के बराबर नहीं होगा। हो सकता है ज्यादा हो आयतन, या हो सकता है क्या हो, कम हो, दोनों के बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज की क्या बताई, डेल्टा H 0 नहीं होगा, मतलब एंथैल्पी, ए की एंथैल्पी और प्लस बी की एंथैल्पी बराबर नहीं होगी, किसके, विलयन के एंथैल्पी के बराबर नहीं होगी। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या होगी, चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखा करो, ए और ए के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो आकर्षण बल है, उसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, प्लस बी और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, वो बराबर नहीं होगी किसके, ए और बी के जो बनने में एनर्जी मिल रही है तुमको, उसके बराबर नहीं होगी। हो सकता है जो एनर्जी तुमको मिल रही हो बॉन्ड बनने में ए और बी के बीच में, वो क्या हो, ज़्यादा हो, या हो सकता है जो बनने में एनर्जी मिल रही हो वो कम हो, किससे, जो ए और बी को तोड़ने में एनर्जी खर्चा हुई है। तो सब कुछ क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। तो ये नोट कर लीजिए। अब अनादर्श विलयन दो तरह के होते हैं। जो पहली तरह का अनादर्श विलयन होता है उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन मतलब ऐसा विलयन जो क्या करे, राउल्ट के नियम में जो अनादर्श विलयन है उसका धनात्मक प्रभाव निश्चित करे। धनात्मक प्रभाव का मतलब क्या हो, जो मतलब विलयन का वाष्पदाब है वो इन दोनों के आंशिक वाष्पदाब से ज्यादा हो। पहली कंडीशन क्या बताई थी हमने, वाष्पदाब के बराबर में बताई थी। वाष्पदाब क्या होता है, विलयन में ए और बी दोनों है ना, तो विलयन में ए का आंशिक वाष्पदाब प्लस विलयन में बी का आंशिक वाष्पदाब, यही को जोड़ के किसके बराबर होना चाहिए, विलयन के वाष्पदाब के बराबर होना चाहिए। तो जो विलयन का वाष्पदाब होगा इसमें वो ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके वाष्पदाब से ज्यादा होगा, ए के वाष्पदाब से प्लस बी के आंशिक वाष्पदाब से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल मतलब पूरा खोल के लिखना है तो P0X से प्लस P0B XB से ज्यादा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो वाष्पदाब को नापने के कई तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूले से वाष्पदाब तुम निकालोगे, और एक कैसे निकालोगे, वाष्पदाब नापने के अगर किसी 2 जगह का वाष्पदाब निकालना है, दाब निकालना है, तो मैनोमीटर होता है और सारी चीज़ें होती हैं, बैरोमीटर होता है, मैनोमीटर होता है, वहाँ से हम क्या नाप सकते हैं, वाष्पदाब नाप सकते हैं। प्रेशर क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर नापने के जो भी यंत्र होंगे उससे यंत्रों से प्रेशर नापोगे तो पता चलेगा जो तुम्हारा प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और राउल्ट के नियम से जो प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो समझ जाओगे कि ये किस तरह का विलयन है, अनादर्श विलयन है, धनात्मक विचलन शो कर रहा है।
रहा है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये वाला पॉइंट समझ जाओगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो इसमें होगा क्या, इसमें जो ए और ए के बीच में आकर्षण बल है, सॉरी ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है, और बी के बीच में जो आकर्षण बल है, और ये सी और सॉरी ए और सी बता रहे हैं, ए और बी के बीच में। देखो पहले ए और ए लिया था तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा, बी और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होगा, और विलयन बना दिया तो किसके किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होगा, ए और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होगा। तो इनका और इनका जो आकर्षण बल है, ये यहाँ पे लिख देते हैं आकर्षण बल। हम क्या लिख देते हैं, आकर्षण बल। मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और जो नया चीज बनी है ए और बी के बीच में, तो इनका आकर्षण बल क्या होगा, इसका आकर्षण बल कम होगा। क्या होगा, जो विलयन बना है उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों हुआ, अभी तुम लोग कहोगे यार यहाँ पे तो सब ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे जो यहाँ पे तो जो विलयन का दाब है वो जो है, टोटल विलयन का दाब क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और आकर्षण बल हम बता रहे हैं कम हो रहा है। आकर्षण बल कम है तभी तो वाष्प दाब ज़्यादा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो अब ये बताओ, ये विलयन है, विलयन बनाया तुमने, यहाँ पे ए के बी अणु मौजूद है और बी के अणु थोड़े अलग से दिखाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये अगर ए है और ये बी है, ठीक है, अगर इनके बीच में आकर्षण बल कम है तो ये जल्दी टूटेंगे ना। आकर्षण बल कम है तो क्या होंगे, जल्दी टूटेंगे, और जल्दी टूटेंगे तो जाहिर सी बात है भाप क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। भाप क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, और भाप ज़्यादा बनेगी तो भाप का प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आकर्षण बल कम है तभी ये आसानी से क्या होगा बल, ये आसानी से इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो इनके बीच में भाप निकलने वाली जो होगी वो भाप क्या होगी, ज़्यादा होगी, और भाप ज़्यादा होगी तो भाप का प्रेशर भी, जिसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, दाब तो जो है टोटल वो विलयन का ज़्यादा होगा, किससे, ए और बी के आंशिक वाष्प दाब के योग से। लेकिन आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल क्या होगा, विलयन के अणुओं के बीच में, ए और बी के बीच में वो क्या होगा, कम होगा आकर्षण बल। बी और बी के बीच में और ए और ए के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। अब ये अलग अलग हो सकता है, ए और बी और प्लस निकल करना है, मतलब टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। ए और ए के बीच के अणुओं के बीच में आकर्षण बल और बी के अणुओं के बीच का आकर्षण बल जो होगा उससे ज्यादा होगा किसका, ए और बी के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो जो होगा कम होगा, और ए और बी जो है, बी ये बी और बी है, ये ए और ए है, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ये समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज़ बताया हमने, एंथैल्पी का बता ही दिया हमने। एंथैल्पी भी क्या होगी, आकर्षण बल कम है तो एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डेल्टा एच क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, विलयन का जो एंथैल्पी है वो विलय और विलायक की एंथैल्पी के योग से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और चौथी चीज़ क्या बताया था हमने, डी वाले, हाँ विलयन का आयतन, आयतन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आयतन क्या होगा, विलयन का जो आयतन है वो ज़्यादा होगा किससे, विलय और विलायक के आयतन से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। आकर्षण बल कम होगा खाली, बाकी तीनों चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। इस तरह के विलयन को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। अभी इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम बना सकूँ और एग्जाम्पल लिख सकूँ, इस तरह के एग्जाम्पल कौन है और इसका क्या है, ग्राफ भी समझा सकूँ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जब तक आप लोग। अब मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका मेथिल अल्कोहल प्लस वाटर, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में ही 2-3 एग्जाम्पल दिए उससे बाहर कोई आपसे पूछेगा नहीं। और हो जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल और वाटर, और तीसरा एक और लीजिए CCl4 जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्लस में CHCl3 मीथेन ट्राइक्लोराइड। ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2-3 जो आपके बुक में एग्जांपल दिए वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को एक बताता हूँ, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसके लिए, जब विलय भी आपका, जब आदर्श विलयन के लिए बताया है आपको। जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ बना दिया, ये 2 लाइन बना दी ग्राफ में। यहाँ पे हमने मान लिया, इधर मान लिया XA बराबर क्या है, 1 है, और XB बराबर क्या है, 0। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलय है ही नहीं। और यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे XA 0 हो गया, मतलब शुद्ध यहाँ पे क्या होगा, विलय होगा, और शुद्ध विलायक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मूल प्रभाज हमने 0 कर दिया। मूल प्रभाज का 0 का मतलब उसके मोल भी क्या होंगे, 0 होंगे। जाहिर सी बात है। अगर अभी हमने मान लिया A का, किसी एक का तो ज़्यादा ही मानना पड़ेगा, हमने मान लिया शुद्ध A का जो आंशिक वाष्पदाब है, आंशिक नहीं वाष्पदाब होता है शुद्ध A का, उसको P0A बोल दिया, और B वाले को हमने वाष्पदाब को क्या बोल दिया, P0B बोल दिया। अब हमको किसी एक को ज़्यादा मानना ही पड़ेगा। हमने मान लिया A का आंशिक A का वाष्पदाब क्या है, शुद्ध A का ज़्यादा है, और शुद्ध B का वाष्पदाब क्या है, कम है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है A का वाष्पदाब क्या होगा, ये होगा। इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। और B का क्या होगा,
धीरे धीरे वाष्प दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बी के मोल प्रभाज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ए और बी वाले को अगर हम मिला देंगे तो ये होता है विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, विलयन का। ये तो कब कहानी थी, जब आपकी ये ग्राफ तब बनता था जब दोनों क्या थे, आदर्श विलयन थे। लेकिन अभी बताया गया है ना, शुद्ध ए का जो वाष्पदाब होता है जिसको बोलते हैं आंशिक वाष्पदाब, ए का आंशिक वाष्पदाब ए से थोड़ा पॉजिटिव दिखाने वाले क्या करते हैं, जो धनात्मक विलयन विचलन शो करते हैं वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो विलयन का वाष्पदाब है ये पूरा, ये भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये तुम्हारा ए क्या है, विलायक, ये क्या है, ए से यहाँ से एक्स, ए से एक्स जीरो हो रहा है ना, तो ये ए वाला है, ये सॉरी ए वाला है, ये ए वाला है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी ए। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है पी टोटल, जो क्या होता है, विलयन का वाष्पदाब होता है। और ये क्या है तुम्हारा बी, ये बी है ना, हाँ, तो ये तुम्हारा है पी बी। पी बी का ग्राफ मतलब बी का आंशिक वाष्पदाब, पी ए का मतलब ए का आंशिक वाष्पदाब, और पी टोटल मतलब पूरे विलयन का वाष्पदाब। तुम देख रहे हो ना, इसमें धनात्मक विचलन शो कर रहा है, मतलब होना तो चाहिए था इस हिसाब से, आदर्श विलयन होता तो ये ग्राफ माना जाता जो डैश डैश है, लेकिन ये क्या है, धनात्मक विचलन शो कर रहा है। यहाँ पे मतलब क्या होगा, विलयन का आयतन ज़्यादा हो जाएगा, किससे, जो ये राउल्ट वाला नियम है, राउल्ट के नियम के हिसाब से होना चाहिए था ये ग्राफ, लेकिन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका ग्राफ हल्का सा क्या हो जाएगा, इस तरह से उठा हुआ आएगा। तो ये ग्राफ आप लोग बना लीजिए। अब हम लोग को समझना है ऐसे विलयन जो अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसमें वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आकर्षण बल उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका, विलयन के अणुओं के बीच में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोगों को पढ़ना है ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले में क्या होगा, वही होगा, ए लिया आपने अलग, बी लिया अलग, और मिला के क्या बना दिया, विलयन बना दिया। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज तो जो राउल्ट का नियम कहता था, और राउल्ट के नियम से निगेटिव विचलन दिखा रहे हैं, तो मतलब जो कुल वाष्पदाब होगा किसका, विलयन का, वो उनके ए और बी के आंशिक वाष्पदाब से भी क्या होगा, कम होगा। जैसे जो पी टोटल जो बन रहा था पूरे विलयन का वाष्पदाब, वो कम होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, या इसको पूरा पूरा सही से लिखते हैं, पी ए को लिखते हैं पी नॉट ए एक्स से, और पी बी को लिखते हैं पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, जो कुल विलयन का वाष्पदाब है वो क्या होगा, ए और बी के आंशिक वाष्पदाब से क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज क्या होगी, आकर्षण बल वाली ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ए और ए के बीच में आकर्षण बल है, यहाँ पे क्या है, बी और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आकर्षण बल हम। ठीक है ना, तो आकर्षण बल ए और ए के बीच के अणुओं के बीच में, और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, इस बार वो क्या होगा, कम होगा, और ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है इसके अणुओं के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, जब देखो ए और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है विलयन के अंदर, तो जब इसको तुम गर्म करोगे तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, ए और बी के बीच का बॉन्ड, जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी से, तो इसकी भाप भी क्या बनेगी, कम बनेगी। जब भाप कम बनेगी तो वाष्पदाब भी क्या होगा, विलयन का कम होगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, निगेटिव विचलन दिखाने वालों में ए और बी के बीच में जो विलयन में आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच में, वो ज्यादा होता है, किससे, विलय और विलायक के जो अणु हैं उनके बीच में आकर्षण बल से ज्यादा होता है। तीसरी चीज क्या बताया, एंथैल्पी, एंथैल्पी निगेटिव होगी। एंथैल्पी मतलब क्या होगा, जो विलयन की एंथैल्पी होगी एच ए बी, ए और बी के अणुओं के बीच की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, कम होगी, माइनस में है ना। निगेटिव विचलन दिखाने में सब कुछ निगेटिव होता है, खाली आकर्षण बल क्या होता है, विलयन में ज्यादा होता है। वाष्पदाब भी विलयन का कम, एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी, किससे कम होगी, ए और बी की एंथैल्पी से कम होगी। ठीक है ना, और तीसरी चीज क्या है, डेल्टा वी निगेटिव होगा। डेल्टा वी निगेटिव का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी माइनस में होगा, डेल्टा वी क्या होगा, जीरो से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन तुम्हारा बनेगा, विलयन का जो आयतन होगा, ए बी लिख दिया है हमने, ए बी का मतलब क्या हो समझ लो, विलयन समझ लो, विलयन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, विलय और विलायक और विलय के जो आयतन है दोनों को जोड़ो, उसका आयतन ज़्यादा होगा, जो नया विलयन बनेगा उसका आयतन कम होगा। इस तरह के जो विलयन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन, जो क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एग्जाम्पल जो लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 2-3 इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके बुक में दिए होते हैं। जैसे लिखा है CH3, एल्कोहल ले लिया हमने, और एल्कोहल और क्या ले लो साथ में, जैसे हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, चलो CH3COOH। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी बुक में लिखा है निगेटिव विचलन शो करने में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा, इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अगर तुम लिख लोगे वो बात अलग है, जो चेक करने वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ तुमने सही लिखा है, लेकिन अगर तुम ग्राफ बना दोगे ना, ग्राफ बनाने में उसको ये समझ में आएगा चेक करने वाले को कि तुमको सब कुछ एग्जैक्टली आता है, तुमको बिल्कुल डिटेल में एक चीज़ आती है, तो नंबर कटने का कहीं कोई स्कोप भी नहीं बचेगा। तो चलो बनाते हैं।
ठीक है ना। ये यहाँ पे ए है, मान लो यहाँ पे ए है पूरा टोटल, और यहाँ पे टोटल क्या है, पूरा का पूरा बी है। यहाँ पे ए 0 हो गया है और पूरा पूरा मूल प्रभाज किसका है, बी का है, और यहाँ पे बी का मूल प्रभाज क्या था, 0 था। तो मतलब यहाँ पे शुद्ध ए था, तो यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा किसका होगा, शुद्ध ए का। यहाँ पे शुद्ध बी का वाष्प दाब होगा। हमने किसी एक को तो नीचे दिखा नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो जाहिर सी बात है ये किसका ग्राफ होगा, ए के वाष्प दाब का ग्राफ होगा, और ये किसका ग्राफ होगा, बी के वाष्प दाब का ग्राफ होगा, आंशिक वाष्प दाब। ये पी बी है तुम्हारा, और ये क्या है, पी ए है। समय के साथ में ए घट रहा है जैसे जैसे इसके मोल प्रभाज घट रहे हैं, और आगे जाने पे बी के मोल प्रभाज बढ़ रहा है, तो बी का वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, आंशिक बढ़ रहा है। और ये किसका है, ये है पूरे विलयन का वाष्प दाब, जिसको पी टोटल बोला है। ये तो कब है, जब विलयन क्या हो, आदर्श हो। लेकिन यहाँ सब कुछ कम हो रहा है, तो जिस तरह वहाँ पे ऊपर बनाया था, यहाँ पे सब कुछ क्या बनाना पड़ेगा, नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया किसका, ए का। ये किसका हो गया, बी का। तो सब कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे सिर्फ टोटल ही वाष्प दाब कम नहीं होता है, पी ए का भी वाष्प दाब जो होता है वो किससे कम होता है, पी नॉट ए एक्स से जो होता है, पी नॉट ए एक्स से। ये जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, पी नॉट एक्स से क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स से को तुम बोलते हो ए का आंशिक वाष्प दाब, ये बोलते हो ना। तो ये भी यहाँ भी क्या होगा, ये विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब है ये कम होगा और पी नॉट एक्स से ज़्यादा होगा। मतलब ये राउल्ट के नियम से नापोगे तो ए का आंशिक वाष्प दाब ज़्यादा आएगा, सॉरी कम आएगा, नहीं एक आंशिक वाष्प दाब ज़्यादा आएगा। और सचमुच में नापोगे जब उसको किससे, किसी भी यंत्र से नापोगे तो ए का वाष्प दाब आंशिक कम आएगा, ठीक है ना। और राउल्ट के नियम से क्या होगा, ज़्यादा दिखाएगा। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सचमुच में नापोगे तो राउल्ट के नियम से कम दिखाएगा। इसी तरह बी के लिए भी होगा, इसीलिए टोटल भी होगा। टोटल समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये होते हैं अनादर्श विलयन, इसके एग्जाम्पल बता दिए। तो अब अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है अणु संख्या गुणधर्म, जिसमें से एक मैंने आप लोग को बता ही दिया है। कौन सा, सबसे पहले जो बताया था, आपेक्षिक वाष्प दाब में कमी, ठीक है ना। अब यहाँ पे व्हाइट वाला बटन दिख रहा है, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ पूरा कंप्लीट में, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है यहाँ पे लाइक वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, बेल आइकन जो दिख रहा है वो भी दबा दो, जितने बटन दिख रहे हैं सब दबा दो। व्हाइट वाला तो जरूर दबाओ, सब्सक्राइब वाला, और अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं उनको क्या कर दो, शेयर कर दो भाई बंधुओं को, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, जैसा समझ में आ रहा हो या मेरी स्पीड के बारे में ज़्यादा है या कम है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। व्हाइट वाला बटन टूट जाए मोबाइल चलेगा, लेकिन व्हाइट वाला बटन सब्सक्राइब वाला जरूर दबना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, नोट कर लीजिए ये सब आप लोग।